वेलकम गाइज जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस एग्जाम कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही नीडफुल है, हेल्पफुल है। सो गाइज डिस्कस कर लेते हैं। ये फिजिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज के भी इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापों में समान होता है? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा -40 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में सेम होता है -40 डिग्री। ठीक है, चलते आगे को। पानी का घनत्व, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है? वाटर की जो डेंसिटी है वो किस टेम्परेचर पर अधिक होती है? तो वो होती है हमारे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, नेक्स्ट है, न्यूनतम संभव तापमान है, बताइए। कम से कम जो न्यूनतम संभव तापमान है पॉसिबल है वह है -273। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्यों? लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्यों, बताइए। क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है, इसलिए वो सुस्त हो जाती है। ठीक है, यानी कि लोलक की लंबाई बढ़ने से इसके दोलन में इफेक्ट पड़ता है, यानी कि उसमें दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है अगर लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि अगर लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो दोनों में लगा समय कम होगा या फिर बढ़ेगा? तो बढ़ेगा। देखो, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। आगे है, शीशे की छड़ को जब भाप में रखा जाता है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई सिंपल से अव्यवस्थित रहती है, अपरिवर्तन रहती है। ठीक है, अगला है, 2 रेल पटरियों के मध्य एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? आपने देखा होगा ट्रेन में, तो आप कभी गए होंगे और पटरियाँ भी देखी होगी, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर बीच में गैप छोड़ा जाता है। ठीक है, ये क्यों छोड़ा जाता है? सिंपल सी बात है, समझदार होंगे तो आपको ईजिली इसका आंसर आ गया होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप। 2 रेल पटरियों के मध्य एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु जो मेटल्स होते हैं वो गर्म करने पर यानी कि हीट पाकर तथा ठंडे होने पर क्या होते हैं? संकुचित हो जाते हैं, यानी कि गर्म होने पर फैल जाते हैं और ठंडे होने पर संकुचित हो जाते हैं। तो ये साइंटिफिक रीजन कि ऊष्मा पाकर बहुत सारे फैल जाते हैं और कुछ चीज़ें सिकुड़ जाती है, इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके दैनिक जीवन में। ठीक है, रेल की पटरियों में ही नहीं, इसको काफ़ी जगह आप देख सकते हो। आपने पुलिया देखी होगी, वहाँ पर भी देख सकते हो। आपने विद्युत खंभों के तार देखे होंगे, वहाँ पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। पाइपलाइनें होती हैं, वहाँ पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है गाइस, आपने देखा होगा जैसे कि आपने देखे होंगे विद्युत खंभे, आपने देखे होंगे। ठीक है, विद्युत खंभों में एक्चुअली होता क्या है, आपने देखा होगा तार जो है से लूज होते हैं, इस प्रकार देखे होंगे आपने। तो ये लूज क्यों होते हैं? ये लूज इसलिए होते हैं क्योंकि ये सर्दियों में सिकुड़ कर क्या हो जाते हैं? टाइट हो जाते हैं, यानी कि सर्दियों में सिकुड़ जाते हैं। इस कारण से इनको लूज रखा जाता है, ढीले रखा जाता है विद्युत लाइनों को। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। और गाइज आपने देखे होंगे, बड़े बड़े पुल देखे होंगे आपने कहीं पर नदियों में। ये जो पुल होते हैं गाइज, इस पुल में आपने देखा होगा, एक खासियत देखी होगी आपने कि इस पुल में बीच में गैप होता है। कभी ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना इस चीज़ को, बीच में गैप होता है काफ़ी सारा। ठीक है, इस प्रकार से गैप होता है और एक कॉम्बाइन होकर एक पुल बनती है। ठीक है, और इस प्रकार से पिलर अटैच में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे, और इन गैप के बीच में बेरिंग होते हैं। सो गाइस, ये गैप इसलिए छोड़ा जाता है ताकि गर्मियों में जब ये पुल फैले, क्योंकि इसमें मेटल होता है, तो इनके फैलने के लिए जगह मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये रोल अदा होता है। सेम इसी प्रकार पाइपलाइनों में होता है। ठीक है, चलते आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलोमीटर मापन की एक युक्ति है। बेलोमीटर से क्या मापा जाता है? सो सिंपल, उसमें विकिरण की। ठीक है, चलते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, क्यों? क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते। ठीक है, शरीर की हीट को बाहर जाने से रोकते, ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते। अगला है, ऊनी कपड़े सूती की अपेक्षा गर्म होते, क्यों? ऊनी कपड़े सूती की अपेक्षा गर्म होते क्यों? क्योंकि वह क्या होते हैं? वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ठीक है, अगला है,
बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्यों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलना घट जाता है। यानी कि ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। दाब अधिक होगा यानी कि प्रेशर अधिक होगा तो बर्फ़ का गलना क्या होगा? घट जाएगा। दाब बढ़ने से बर्फ़ का गलना घट जाता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि दाब अधिक होने पर यानी कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलना घट जाता है। बहुत सी जगह काम आएगा आपके। अगला है, घर में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्यों? अब आम आदमी के लिए तो सिंपल सी बात है कि पंखा चलाने से तो महसूस होगा ही सही आराम, बट ये आपके लिए थोड़ा समझने वाली बात है कि आराम महसूस क्यों होता है। तो इसका रीज़न ये है कि हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है, इसलिए हमको आराम महसूस होता है। ठीक है, अगला है, पनडुब्बी के अंदर से समुद्र की सतह देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पनडुब्बी के अंदर आपने देखा होगा कि समुद्र की सतह देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का। पेरिस्कोप के थ्रू आप जो है समुद्र की सतह देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो दिखाई नहीं देगा, नंगी आंखों से तो आपका पानी अंदर जाने के चांसेस है ना, तो पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। अगला है, एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? एंटोमोलॉजी का सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन होगा कीड़ों से, जिसमें स्टडी करते हैं कीड़ों का एंटोमोलॉजी में। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि कीड़ों का अध्ययन किस में किया जाता है, तो आपको क्या टिक करके आना है? एंटोमोलॉजी। ठीक है, आंसर से क्वेश्चन आंसर बन सकता है। अगला है, टेलीस्कोप क्यों प्रयोग किया जाता है? सिंपल, दूर की वस्तु को देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ऑर्निथोलॉजी क्या है? ऑर्निथोलॉजी क्या है? सिंपल सा आंसर है पक्षियों का अध्ययन। पक्षियों का अध्ययन किस में किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी में। नेक्स्ट है, इकोलॉजी का संबंध किससे, यानी कि इकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा जीव और उसके वातावरण के संबंध। ठीक है, यानी कि जीव और उनके वातावरण में क्या रिलेशन है, ये उसमें अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी में। अगला है, मीटरोलॉजी किससे संबंधित है, यानी कि मीटरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मौसम का। आपसे पूछा जा सकता है कि मौसम के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मीटरोलॉजी, मीटियोरोलॉजी। ठीक है, अगला है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्घ्य। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रासर्वे तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती, सिंपल सी बात है। ठीक है, आपने देखा होगा प्रासर्वे तरंगे कौन उत्पन्न करते हैं? चमगादड़। ठीक है, चमगादड़ जो होता है ये प्रासर्वे ध्वनि उत्पन्न करता है, जिससे इसको सहायता मिलती है आगे अवरोध का पता लगाने के लिए। ठीक है, चमगादड़ को रात में दिखाई नहीं देता, वो ओनली आवाज़ करके चलता रहता है। अगर आगे कोई अवरोध है तो उसको ध्वनि टकरा के वापस आ जाती है, तो समझ जाता है कि आगे कुछ ना कुछ अवरोध है। ठीक है, तो प्रासर्वे ध्वनि का उपयोग वो इस तरह से करता है। और आपने देखा होगा कुछ जंतु भी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर हमको तो सुनाई नहीं देता चमगादड़ बोलते ही, जो आपको कैसे सुनाई देगा? क्योंकि वो क्या उत्पन्न कर रहा है? प्रासर्वे ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, जो कि इंसान को सुनाई नहीं देती। इंसान को ओनली 20 से 20,000 ठीक है हर्ट्ज तक के बीच की चीज़ें सुनाई देती है, ध्वनि सुनाई देती है। और देखने की भी लिमिट है इंसान में। ठीक है, देखने की, सुनने की लिमिट है, तो हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखने की भी लिमिट है कि इससे ज़्यादा वो नहीं देख सकता, इतने एंगस्ट्रॉम तरंग दे रहे इतने की आवृत्ति को। ठीक है, तो यही कारण है कि आपने देखा होगा जब आप सोनोग्राफी कराते हो वहाँ पर भी क्या होती है? प्रासर्वे ध्वनि तो उत्पन्न होती है, हमको सुनाई नहीं देती क्योंकि वो प्रासर्वे ध्वनि है। हमको तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की सुनाई देगी, इससे ऊपर की नहीं सुनाई देगी। कुत्तों को भी बहुत सारी ध्वनियाँ सुनाई देती है, तभी तो भौंकते हैं, बट हमको नहीं सुनाई देती उनकी ध्वनियाँ। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो प्रासर्वे ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो हमारे सिस्टम में सुनने की लिमिट है। सो गाइज, आपको गौर ने लिमिट दी है सुनने की, देखने की। ठीक है, आपको लिमिट दी है 20 से 20,000 तक के बीच में आप काम कर सकते हो। 20,000 हर्ट्ज से कम की भी आपको 20 हर्ट्ज से कम होगी वो भी आपको नहीं सुनाई देगी। अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है वो भी आपको नहीं सुनाई देगी। ठीक है, चलते आगे की ओर। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ध्वनि का वेग इतना होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है।
330 मीटर पर सेकंड वायु में ध्वनि की चाल वेग, ठीक है। 330 या फिर 32 भी आप इसको मान सकते हो ऑलमोस्ट मीटर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में इतना रफ्तार से चलती है। और प्रकाश का वेग भी आपको पता होना चाहिए साथ में। अगर आपसे पूछा जाए कि ध्वनि और प्रकाश दोनों में से किसका वेग ज़्यादा होता है, साउंड और लाइट दोनों में से किसकी वेग अधिक होती है, चाल अधिक होती है, तो आपको क्या टिक करना है, लाइट, प्रकाश की अधिक होती है, ठीक है। तभी तो आपने देखा होगा जब मौसम ख़राब होता है तो बिजली पहले गिरती है, साउंड बाद में आती है, चमक पहले आ जाती है, क्योंकि लाइट की वेग ज़्यादा है इसलिए, ठीक है। अगला है ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वो अधिकतम सीमा जिससे ऊपर की व्यक्ति नहीं सुन सकता, 95 डेसिबल, ठीक है। अगला है जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्यों? क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल डूबने का खतरा रहता है, इसलिए, ठीक है। क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल डूबने का खतरा रहता है। अगला है पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवर्ती क्षमता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है, डॉपलर प्रभाव के कारण होता है, ठीक है। अगला है भूकंप के अध्ययन के विज्ञान को क्या नाम दिया जाता है, तो सिंपल उसको देता है सिस्मोलॉजी, ठीक है, सिस्मोलॉजी। अभी तो और भी डिस्कस करेंगे अपन। गाइस अगर आपने जीके MCQ जेम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लो। रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे आपको, रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न जिसको आप बोलते हो, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, ठीक है। सबका मन लग जाता है ऐसे क्वेश्चन में, बहुत सिंपल होते हैं, बहुत ईजी होते हैं, बहुत ही रुचिकर होते ही है, ठीक है। ताकि आपको रोजाना मैं अवेलेबल कराता रहूँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लो, और जिस टॉपिक पर आपको चाहिए वो कमेंट में आप लिख दिया करो, ठीक है। चलते आगे की ओर। ध्वनि तरंग नहीं चल सकती निर्वात में, ठीक है। निर्वात जो होता है, निर्वात का मतलब तो जानते हो, वो जान ना तो वायु है ना कुछ भी नहीं है, मतलब निर्वात। हमारे वातावरण में तो वायु रहती है, O2 रहती है, बट कुछ जगह ऐसी भी होती है जहाँ ये भी नहीं रहती, उसको निर्वात बोल देते, तो वहाँ पर ध्वनि चल ही नहीं सकती। जैसे कि चंद्रमा, मून, चंद्रमा पे जैसे आप एक जना यहाँ से यहाँ बोलेगा ना, उसको सुनाई नहीं देगा कुछ भी, क्योंकि वहाँ पर वैक्यूम में निर्वात है, वहाँ पर ध्वनि चल ही नहीं सकती, ठीक है। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब आप में से बहुत सारे बोलेंगे सर फिर लाइट, प्रकाश, तो प्रकाश जो है ना, लाइट जो है ना, तो वो तो निर्वात में भी चल जा सकती है, ठीक है, निर्वात में भी गमन कर सकता है प्रकाश, याद रखना। तभी तो सूर्य का जो प्रकाश है हम तक पहुँच पा रहा है। सूर्य कितनी दूर है और हमारी पृथ्वी कितनी दूर है, ठीक है। तो प्रकाश सूर्य से चल के हमारी पृथ्वी पर पहुंच रहा है, बीच में निर्वात है फिर भी, ठीक है, क्योंकि ये प्रकाश तरंगे, जबकि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती प्रकाश की तरह, ठीक है। चलते आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है, तो वो है 60 डेसिबल, ठीक है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फोटोन, ठीक है। ये क्वेश्चन पिछली बार भी इंट्रांस एग्जाम में बन चुका है। अगला है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो वह है अनुप्रस्थ, ठीक है। किस प्रकार की है, अनुप्रस्थ प्रकार की। एक होती है अनुदैर्घ्य और एक होता है अनुप्रस्थ। अगला है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, तो वो किया गया था हाइगेंस के द्वारा, ठीक है। अगला है प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है, हमारा जो लाइट विकिरण की प्रकृति कैसी होती है, तरंग एवं कण दोनों के समान, ठीक है। किसी संगीत यंत्र की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल से। नेक्स्ट है आपका पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल, सिंपल सी बात है, अपरिवर्तित रहता है। अगला है प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ है, ठीक है। चलते आगे, याद रख लेना अनुप्रस्थ है प्रकाश की तरंगे, यानी कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। नोटबुक में लिख सकते हो, क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि वहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे फिर आप, अनुप्रस्थ होगा या अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ होगा या फिर अनुदैर्घ्य, क्योंकि ऐसे कंफ्यूज होकर आप गलत करके आ जाओगे। तो रट लो, गांठ मान लो कि प्रकाश तरंगे जो है अनुप्रस्थ होती है, ठीक है।
प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? वो किया था रोमर ने, ठीक है, रोमर। अगला है, प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वात में, ठीक है, निर्वात में बेस्ट होता है, अच्छा होता है, अधिक होता है। अगला है, क्यों होता है अधिक? क्योंकि वहाँ पर कोई प्रतिरोध नहीं निर्वात में, इसलिए। अगला है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना टाइम लगता है? चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड का टाइम लगता है। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? इसका आंसर हो जाएगा 8 मिनट में। बहुत अच्छा क्वेश्चन। सूर्य का प्रकाश जो है हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का टाइम लेता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे 8 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? पहले तो ये बताओ, सिंपल सी बात है, सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को, ठीक है, और चंद्रग्रहण पूर्णिमा को। तो सूर्य ग्रहण क्यों होता है पहले तो आप ये बताओ, किस प्रकार होता है? बचपन में आपने पढ़ा होगा, बट समझना जरूरी है सूर्य ग्रहण को और चंद्रमा ग्रहण को। तो सिंपल आपने बचपन में पढ़ा होगा, जैसे आपका ये सूर्य है, मैं आपको इजी वे में समझाता हूँ। ये क्या है? आपका सूर्य, और ये आपकी पृथ्वी, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी अर्थ, और ये आपका सन। और आपने देखा होगा आपका मून भी होता है बीच में, यहीं कहीं आपका चंद्रमा भी होता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो आपका सूर्य है और ये जो पृथ्वी है, जब ग्रहण होता है तो ये चंद्रमा मूव करते करते यहाँ आ जाता है, तीनों एक सीध में आ जाते हैं ये, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ गया? चंद्रमा। तो सूर्य से आने वाला प्रकाश ये कम आ पाएगा, ठीक है, यानी कि अभी चंद्रमा ने सूर्य को कवर कर लिया है, तो हम यहाँ से देखेंगे तो हमको अजीब सा दिखाई देगा, धुंधला सा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये होता है सूर्य ग्रहण में, समझ में आ गया। अब आप बोलेंगे सर चंद्रमा ग्रहण क्या होता है? फिर चंद्रमा ग्रहण क्या होता है? जैसे कि ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये आपकी क्या है? पृथ्वी। सो चंद्रमा ग्रहण किस प्रकार से होता है? ये आपकी पृथ्वी है और ये आपका चंद्रमा है, ठीक है, ये आपका चंद्रमा है, ये आपकी पृथ्वी है। अब रात में, नाइट में क्या होता है? ये आपका सूर्य है, सूर्य पीछे चला जाता है, ठीक है, पीछे रहता है, ये तो एक जगह रहता है, हमारी पृथ्वी मूव करके इधर आ जाती है, ठीक है। सूर्य इस तरफ है क्योंकि नाइट में इसी तरफ होगा, और पृथ्वी इस तरफ। तो जैसे क्या होता है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है और बीच में क्या आ गई? पृथ्वी आ गई, ठीक है। अब पृथ्वी से जो प्रकाश आएगा, ये पृथ्वी की छाया हमको चंद्रमा पे देखने को मिलती है चंद्र ग्रहण में, ठीक है। ये पृथ्वी जैसे यहाँ पर आ गई मूव करती करती, आपको पता है कि ये आपके जो लट्टू होता है इस तरह मूव करती है, यानी कि घूमती भी और आगे भी इस तरह डायरेक्शन में जाती भी रहती है, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश हमको यहाँ इसकी छाया दिखाई देगी चंद्रमा पे, तभी तो आपने देखा होगा कि थोड़ी थोड़ी देर में इसकी छाया, क्योंकि मूव इधर जा रही है तो छाया बढ़ती जाती है, ठीक है, इस टाइप से बढ़ती जाती है, कभी इस प्रकार से इस तरह से होती है, इस प्रकार से मतलब घटती जाती है, ठीक है, और कभी कभी चोट से रह जाती है इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा? कमेंट कर देना, कोई भी दिक्कत हो तो अच्छे से समझा दूंगा। तो यहाँ पर पूछा गया कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा किरीटी भाग, ठीक है, किरीटी भाग हमको दिखाई देता है। अगला है, चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? पूछ लिया, देखो अभी मैंने बताया था कब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है और चंद्र ग्रहण कब होता है, दोनों बताए थे मैंने। तो बता दो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो होता है पूर्णिमा का दिन, क्योंकि पूर्णिमा में चंद्रमा अच्छा दिखता है, तो तभी होता है, ऐसे याद रख लो। और इसका अपोजिट अमावस्या को सूर्य ग्रहण, ठीक है। अगला है, सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? देखो ये पूछ लिया, तो सिंपल सी बात है, अमावस्या को, ठीक है। अगला है, मूल रंग कौन कौन से है? इसका राइट ऑप्शन लाल, हरा, नीला, ठीक है, RGB, ठीक है, रेड, ग्रीन, ब्लू, RGB, ठीक है, मूल रंग यानी कि मेन कलर। चलते आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव की सामान्य शौच के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है, तो वह है नॉर्मल 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला है आपका सवाल,
पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया पिंड जब महत्तम ऊंचाई पर होता है तो उसका वेग कितना होता है। सिंपल सी बात है, आपको पता है कि जैसे हम किसी भी चीज़ को फेंकते, पत्थर हो गया, पहले तो स्पीड से जाएगा, कम होता 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 एक स्टेज ऐसे आएगी जहाँ पर शून्य हो जाएगा, ठीक है। फिर वो वेग बढ़ता 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 नीचे आएगा, ठीक है। तो ये शून्य होता है यहाँ। अगला है, अधिकतम ऊंचाई तथा अधिकतम दूरी पर किसी वस्तु को फेंकने के लिए पृथ्वी से कितने अंश के कोण पर फेंका जाए। अधिकतम ऊंचाई तथा अधिकतम दूरी पर किसी वस्तु को फेंकने के लिए पृथ्वी से कितने अंश के कोण पर फेंका जाए, किस एंगल पर फेंका जाए, तो वह है क्रमशः 19 अंश तथा 45 अंश, ये एंगल होना चाहिए। अगला है, दूध को मथने से इसमें क्रीम किस बल के कारण अलग होती है, तो वो होते हैं अपकेंद्रीय बल, ठीक है। जिससे क्या होता है, दही जो होता है कन्वर्ट हो जाता है घी में और छाछ में। अगला है, सूर्य से उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो मैंने हमेशा बताया था नाभिक के संलयन, आपको याद रखना है। नाभिक के संलयन से हमको प्रकाश, सूर्य का प्रकाश मिल पा रहा है आदिन तक, कभी खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। अगला है, पवन चक्की से किस ऊर्जा का उपयोग होता है। पवन चक्की से किस ऊर्जा का उपयोग होता है, वो होता है पवन ऊर्जा का, ठीक है। अगला है, किस रंग की वस्तु अधिक से अधिक विकिरण को अवशोषित करती है। किस रंग की वस्तु अधिक से अधिक विकिरण को अवशोषित करती है, तो वो है काली वस्तु, ठीक है। काली वस्तु जो है विकिरणों को अवशोषित करती है, तभी तो आपने देखा होगा कि गर्मियों में अगर काले वस्त्र पहन लेते हैं तो अधिक गर्मी लगती है, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें होती है जहाँ पर अधिक प्रकाश की, अधिक हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस चीज़ को काला बना दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा, आपने कुकर नहीं देखा हो, सौर कुकर, तो उसमें जो पेंटिंग होता है ना वो ब्लैक कलर का होता है, कारण यही है कि अवशोषित कर लेता है, ठीक है। चलते आगे, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है, तो वो है सौर सेल, ठीक है, जो सौर ऊर्जा को कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। चलते आगे की ओर। नेक्स्ट है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था, ब्रिकवेट ने, ठीक है। ब्रिकवेट ने लगाया था दिमाग हेलीकॉप्टर का। अगला है, रडार के आविष्कार कौन थे, तो वो थे टेलर और यंग। अगला है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी, तो वह डायनामाइट की, ठीक है। अगला है, तड़ित चालक के आविष्कार कौन है, तो वह है बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, हमारा जो टीवी होता है उसका आविष्कार किसने किया था, J.L. बेयर्ड ने, ठीक है। टेलीविज़न का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया था। अगला है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, एक्सरे, तो वो किया था रोडजन ने। ये सब उनकी करामात है जो आजकल आप देख पा रहे होंगे, जब कोई हड्डी ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है, तो इजीली पता लगा सकते हैं एक्सरे करा के, ठीक है। एक्सरे का मतलब होता है एक्स किरणें, ठीक है। एक्स किरणें क्या होती है, एक्चुअली हमारी मांसपेशियों को तो पार कर जाती है, ठीक है, हमारी मांसपेशियों को तो पार कर जाती है, बट हमारी हड्डियों को पार नहीं करती है। तो ये इसका प्रिंट पूरा का पूरा, इसका डायग्राम जो है सीट पर छप जाता है और उसको एक्सरे हम देख सकते हैं। अगला है हमारा, अगले क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन गाइज मैं आपको बता रहा हूँ, शेयर जरूर करना अगर किसी को रिक्वायरमेंट हो तो, ताकि उसको इजीली उसका इंट्रांस में सिलेक्शन हो, कंपटीशन एग्जाम में उनका सिलेक्शन हो। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो थी गैलीलियो ने, ठीक है। अगला है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, एरोप्लेन का राइट ब्रदर्स ने, ठीक है। अगला है, गैस इंजन की खोज किसने की, डेमलर ने। नेक्स्ट, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया, एटॉम बम, इसका आविष्कार J. रॉबर्ट ओपनहिमर, थोड़ा सा लंबा नाम है, लॉन्ग नाम, J. रॉबर्ट ओपनहिमर, ओके। नेक्स्ट है, लेजर का आविष्कार किसने किया था, T.H. मेमन ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, नॉल और रुस्का ने। गाइज अगर आप इसको नोट नहीं कर रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को 2 से 3-4 बार देख लेना, इजीली आपको याद हो जाएंगे, और ये तरीका है, ठीक है। ईयरफोन लगा के देख लिया करो 3 से 4 बार, वीडियो को इजीली याद हो जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति कौन है, तो वो है
बेबेज। ठीक है, अगला है जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो वो क्या था? फ्रैंक व्हिटले ने। अगला है हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एडवर्ड टेलर ने। नेक्स्ट है माइक्रोफोन का आविष्कार किसने माना जाता है? ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ग्राहम बेल को। नाभिकीय रिएक्टर की खोज करता कौन है? नाभिकीय रिएक्टर की खोज करता वो है एनरिको फर्मी। ठीक है, एनरिको फर्मी। चलते आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? तो वो क्या था? मार्कोनी ने। ठीक है, अगला है फाउंटेन पेन के आविष्कार कौन है? वो है वाटरमैन। ठीक है, अगला है टाइपराइट का आविष्कार किसने किया था? तो वो क्या था? सोल्स ने। अगला है बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो वो क्या था? एवांजेलिस्ता टेरिसेली ने। अब बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर होता है एक प्रकार से में पारा भरा हुआ होता है। ठीक है, और ये दाब को मेजर करने में काम आता है बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब को। ठीक है, आपने देखा होगा कि मौसम विभाग वाले पहले से पता लगा लेते हैं कि कहाँ पर बारिश होने वाली है, कहाँ पर बारिश नहीं होगी। तो वो किससे पता लगाते? आप भी लगा सकते हो, वो बैरोमीटर का एक कमाल होता है। यानी कि बारिश का पता कैसे चलता है? सिंपल सी बात है, जहाँ का वायुमंडलीय दाब घट जाता है वहाँ पर बारिश के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पर दाब घटा है तो सिंपल सी बात है कि उसी और तरफ मूवमेंट करेगा मौसम। तो जहाँ पर दाब घटा हुआ, जहाँ पर कम दाब है, अधिक दाब से कम दाब की ओर ही आएगा मानसून। तो ठीक है, तो दाब घटा है इसका पता कैसे लगाए? तो वो बैरोमीटर से लगाया जा सकता है। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो वो क्या था? एकर्ट एवं फासली ने। अगला है मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? हो आजकल आप मोबाइल फ़ोन चला रहे हो, तरह तरह की खबरें घर बैठे प्राप्त कर लेते हो, ऑनलाइन क्लासें आप ले लेते हो। ठीक है, तो ये सब किसकी देन है? मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? मोर्टिन कपूर ने। ठीक है, मोर्टिन कपूर ने उसने किया था। ठीक है, अगला है सोलर कुकर की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सोलर कुकर की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वो है सौर ऊर्जा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। गाइस मैं आपको रोजाना ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि आपका इंट्रांस में सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, और आप भी इनको देखा करो, पढ़ा करो और वीडियो भी शेयर किया करो। पवन चक्की में कौन सी ऊर्जा उपयोग में लाई जाती है? तो वह है जल ऊर्जा। ठीक है, अगला है काला हीरा क्या कहलाता है? कोयला। अगला है हीटर का तार किस प्रकार के पदार्थ का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने हीटर देखा होगा, उसका तार जो किस पदार्थ का बना होता है जिसका विशिष्ट प्रतिरोध तथा गलनांक अधिक हो उस तार का? सिंपल, जिसका विशिष्ट प्रतिरोध तथा गलनांक अधिक हो उसका बना होता है हीटर का तार। अगला है अस्थायी चुंबक किस स्थिति में किया जाता है? तो वह इस्पात में। ठीक है, अगला है बिजली का बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने। ठीक है, थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था, जिसके कारण हम रात में आजकल देख पाते। ठीक है, बल्ब का आविष्कार करना छोटी मोटी बात नहीं है। तो उन्होंने आविष्कार किया तो हम रात में कोई दिक्कत नहीं होती, लाइटिंग वाइटिंग अच्छी होती है। ठीक है, अगला है अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहे के। अगला है किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ पर होती है? चुंबक की छड़ है, सबसे अधिक कहाँ होगी और सबसे कम कहाँ होगी और जीरो कहाँ होगी, ये आपको पता होना चाहिए। ये छड़ है, इसमें नॉर्थ होता है, साउथ होता है। ठीक है, तो ये छड़ है तो इसमें अधिक आकर्षण शक्ति कहाँ पर होगी? सिंपल सी बात है, दोनों किनारों पर होगी। ये किनारे यहाँ पर, यानी कि किनारों से दूर जाने पर क्या होता है? आकर्षण शक्ति घटती जाती है। दोनों तरफ से आ जाओ आप, घटती जाएगी, यानी कि बीच में क्या होगी? फिर शून्य। ठीक है, चलते आगे को। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? सो सिंपल, गॉस, याद रह जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का मेजरमेंट किस में किया जाता है? गॉस में। ठीक है, चलते आगे की ओर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? सिंपल, पढ़ा होगा आपने तो इजीली दे पाओगे, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर लिख लो, अगर नहीं लिखो तो वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स का और चुंबकीय क्षेत्र का गॉस होता है। ये क्वेश्चन बन सकता है, चांसेज है।
अगला है अस्थायी चुंबक किस पदार्थ का बना होता है? वो बना होता है फेरोमैग्नेट का। ठीक है। अगला है मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो वो टिकती है उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक है। अगला है हमारा जो कंपास होता है कि सुई किस ओर अंकित करती है? तो वो करती है चुंबकीय और दक्षिण, चुंबकीय दक्षिण। ठीक है। चलते आगे को। सो गाइज यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को ये लगे, जैसे कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक और अस्थायी चुंबकों किसे यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक दिया हुआ है। आपको लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय तीनों याद करने क्वेश्चन इनमें से बन सकता है। ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसी प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं और जिसको पता है तो डायरेक्ट ईजिली इनको कर देता है। ठीक है। और वही बाजी मार जाते हैं अक्सर वहाँ, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में और कंपटीशन एग्जाम में MCQG तो पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है। यानी कि जिसकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की पकड़ अच्छी है उनका बहुत बहुत फ़ायदा होता है वहाँ पर। तो इसी प्रकार रोजाना आपको यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है। और अधिक अगर आपको चाहिए ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप और अधिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गेन कर सकते हो। जो क्लास आपने मिस की है उसको वापस आप देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। तो जाइए, अगर जो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वहाँ से जाके आप देख लीजिए। इससे आपका फ़ायदा होगा, एंट्रेंस की तैयारी मजबूत होगी और आपका टॉप 10 में अवश्य नाम आएगा। ठीक है। ओके, धन्यवाद।